जी, तो आज हम मई जून 2020 का पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1, गैलियम इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 13। ठीक है, गैलियम की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो ग्रुप 13 में है। A sample of gallium is analyzed using mass spectrometer. The mass spectrum produced is shown. ठीक है। What is meant by the term relative atomic mass? So 2 marks के लिए है, हम इसको किस तरह लिखेंगे? It is the weighted average mass of isotopes of an element relative to 1/12 of the mass of carbon 12, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं on the scale where the carbon 12 has exactly 12 units. ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Now calculate the relative atomic mass of gallium in this sample. Give your answer to 4 significant figures. ठीक है, आपने अपना आंसर जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। शो योर वर्किंग। तो हमें दोनों आइसोटोप्स के एमआर पता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? आइसोटोपिक मास टाइम्स परसेंटेज अबंडेंस प्लस आइसोटोपिक मास दूसरे आइसोटोप का और उसकी परसेंटेज अबंडेंस। इन दोनों परसेंटेज अबंडेंस को सम करके देखें, 100 ही आ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट करें और आंसर बताएं। 69.79. आवाज कट नहीं आ रही आपकी। 69.79. 60। अच्छा, और सिर्फ जो आप बता रही हैं 69.79, इसके बाद कोई और वैल्यू तो नहीं है, कोई और नंबर तो नहीं है? जी सर है 7978. 7978। अब देखिए, इन्होंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया है, तो अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैं यानी कि यहाँ तक की वैल्यू नोट करूंगा तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, और राउंड ऑफ होने के बाद मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 69.80, क्योंकि 79 था। ये बात क्लियर है सबको? Yes. Okay. Complete the table which describe the gaseous atom of gallium. न्यूक्लियॉन नंबर। तो न्यूक्लियॉन नंबर हमें क्या प्रोवाइडेड है? ये रहा 71। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोवेस्ट एनर्जी। तो लोवेस्ट एनर्जी क्या होगी? लोवेस्ट एनर्जी 1s होगा। सही है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 ही होते हैं।
तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। टाइप ऑफ ऑर्बिटल विच कंटेन द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। जी, इसका आंसर मुझे कोई बता सकता है कि उस ऑर्बिटल का बताएं जिसमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी पे प्रेजेंट है। p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल, वेरी गुड। जी, ये बात सबको क्लियर है? अगर किसी को नहीं समझ में आई या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सर ये समझा दें p ऑर्बिटल वाला। जी, 1 मिनट। एक मिनट। एक मिनट। देखें, गैलियम का है, सबको दिख गया? एटॉमिक नंबर उसका गैलियम का कितना है? जी, एटॉमिक नंबर गैलियम का कितना है? 31। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गैलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 31 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर आप 31 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3s2 3p6 4s2 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन 3d10 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और उसके बाद क्या आएगा? 4p1। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? सारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन किस शेल में आ रहा है, किस सब शेल में आ रहा है? पी में आ रहा है। जी, ये बात क्लियर हुई आपको असना? जी सर। बाकी सबको भी क्लियर है? यस सर। ओके। When gallium is heated in excess chlorine, gallium trichloride is made. ठीक है, ड्रॉ द शेप ऑफ द गैलियम ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल। अच्छा, आप देखें यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया मॉलिक्यूल एंड सजेस्ट द क्लोरीन गैलियम क्लोरीन बॉन्ड एंगल एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जी, तो अगर मॉलिक्यूल बता दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी बॉन्डिंग होगी? जी, अगर मॉलिक्यूल मेंशन किया है तो कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा था कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 13। 13, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3। 3। अच्छा, यहाँ पे शेप ऑफ मॉलिक्यूल दिखानी है और 3 क्लोरीन है, तो हम सेंटर में गैलियम बनाएंगे और 3 क्लोरीन एटम्स यहाँ पे बनाएंगे। बॉन्ड एंगल इस केस में क्या होगा कि अगर आप देखें तो गैलियम के अराउंड 9 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो जब भी कोई लोन पेयर नहीं होता और 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो शेप सॉरी एंगल क्या होगा? 120। 120 डिग्रीज। ये क्लियर है सबको?
Yes. Yes. Okay. Then gallium oxide Ga2O3 and aluminium oxide reacts in the same way with HCl, hydrochloric acid, and with sodium hydroxide. Suggest the equation for the reaction between gallium oxide and HCl. Okay. तो गैलियम ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करेगा तो एसिड और मेटल ऑक्साइड्स हैं तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं, तो हम यहाँ पे वाटर बना देंगे। सॉल्ट बनाने के लिए गैलियम ग्रुप 3 में होता है तो 3+ चार्ज है, क्लोरीन ग्रुप 7 में होता है तो -1 चार्ज है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? GaCl3 गैलियम क्लोराइड। ये क्लियर है सबको? जी सर। अब इक्वेशन Yes. बैलेंस करें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, तो मैं यहाँ पे 2 प्लेस करूंगा, और यहाँ पे 2 गैलियम है तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 प्लेस करूंगा। अच्छा, यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे तो क्लोरीन हमारे कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे 6 प्लेस करेंगे, और हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 प्लेस करेंगे। ये बैलेंसिंग देख लें, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन लग रही है तो प्लीज पूछ लें। जी, ये बैलेंसिंग क्लियर है सबको? जी सर। Yes. अगर किसी को ओके suggest an equation for the reaction between gallium oxide and sodium hydroxide. तो इसकी इक्वेशन एज इट इज वही होगी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम सिलेबस में पढ़ते हैं, ठीक है? सो हियर वी हैव अ गैलियम ऑक्साइड एंड इट इज रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? सोडियम एंड गैलियम। देखें, अगर सोडियम और गैलियम हैं तो इन दोनों का कलेक्टिव चार्ज क्या होगा? इसका +3 होता है और इसका +1 होता है, तो कलेक्टिव चार्ज क्या हो गया इन दोनों का? +4, जिसका मतलब है 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ज्वाइन होंगे, और साथ क्या फॉर्म होगा? वाटर फॉर्म होगा। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे और यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे। जी, ये क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, इसके अलावा एक और इक्वेशन भी बनती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसमें उसके साथ इन दोनों के साथ वाटर भी रिएक्ट करता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है? तो जब वाटर की प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट कर रहे होंगे तो अब हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो सोडियम और गैलियम का टोटल चार्ज +4 है, तो कितने हाइड्रोक्साइड आयंस लगेंगे? एक हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 चार्ज होता है तो 4 हाइड्रोक्साइड आयंस लगेंगे, और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे, तो इन दोनों में से हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सर ऊपर वाली इक्वेशन में आपने हम्म कैसे +4 का चार्ज निकाल के ऑक्सीजन साथ किया? देखें, सोडियम और गैलियम, गैलियम का 3+ चार्ज है और सोडियम का 1+ चार्ज है, यस। चाहे ऊपर वाली इक्वेशन हो या नीचे वाली इक्वेशन हो, तो दोनों का कलेक्टिव चार्ज क्या होगा? 4+ होगा। यस। ऑक्सीजन पे 2- चार्ज होता है तो कितने ऑक्सीजन अटैच होंगे? 2 ऑक्सीजन अटैच होंगे, ताकि -4 हो जाए, राइट? यस। और अगर हम हाइड्रोक्साइड देखेंगे तो हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज होता है, तो इसका मतलब है कितने हाइड्रोक्साइड अटैच होंगे? 4 हाइड्रोक्साइड अटैच होंगे। ओके सर। जी, क्लियर है सबको? जी सर। सर Na2+ कैसे? दो जी, Na2+ कैसे?
Na पे +1 है बेटा. Gallium is 3 positive and sodium is 1 positive, and sodium is in group 1. Okay, sir. Gallium is in group 3. Okay, sir. Clear है? Yes, sir. Okay. Now question number 2. Nitric acid can be made in 3-stage process. Stage 1, ammonia is oxidized by oxygen to form air. From the air to form nitrogen monoxide and water. यानी कि इस वक्त ये इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि अमोनिया जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो NO फॉर्म होगा और H2O फॉर्म होगा. This reaction is carried out at 10 to 13 atmosphere pressure and 900 degrees Celsius in the presence of a platinum catalyst. ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? जी Yes. सर. Okay. Nitrogen monoxide reacts with more oxygen to form nitrogen dioxide. तो second equation आपको बता दी है उन्होंने. Nitrogen dioxide reacts with water to make nitric acid and nitrogen monoxide. Write an equation to show the reaction occurring in stage 1. तो हमने ऊपर ही लिख ली थी, बस हमें बैलेंस करनी होगी. NH3 is reacting with oxygen forming NO and H2O. तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 प्लेस करूंगा, यहाँ पे 3 प्लेस करूंगा और यहाँ पे 2 प्लेस करूंगा और यहाँ पे 5/2 प्लेस करूंगा. जी क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Okay. Next, draw dot and cross diagram to show the arrangement of outer electrons in a molecule of ammonia. तो नाइट्रोजन किस ग्रुप में होता है? ग्रुप 5 में. तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, जिनमें से एक लोन पेयर होता है और 3 अनपेयर्ड होते हैं. तो उन तीनों के साथ 3 हाइड्रोजन्स आके बॉन्ड फॉर्म करेंगे और एक लोन पेयर शो करेंगे. ये क्लियर है? Yes. जी सर. Yes. Okay. Now, in the boxes, give the oxidation numbers of nitrogen in the nitrogen containing species for the reaction in stage 3. Okay. अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का चार्ज 2- है एंड वी हैव अ 2 ऑक्सीजन और ओवरऑल चार्ज 0 है. तो इट मींस नाइट्रोजन पे 4+ चार्ज होगा. ये क्लियर है सबको? Yes. यहाँ पे -2 × 3 = 0 और यहाँ पे +1. तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? +5. ये भी क्लियर है? Yes. ओके. अब अगर नेक्स्ट वाले में देखें तो उसमें नाइट्रोजन पे क्या चार्ज होगा? NO है, ऑक्सीजन पे 2- होता है तो नाइट्रोजन पे क्या होगा? 2+. तो यहाँ पे हम +2 लिखेंगे. ये क्लियर है सबको? जी सर. ओके. So explain why the reaction in stage 3
is described as a disproportionation reaction include reference to the transfer of electron in your answer. जी कौन बता सकता है इसका सही रीजन क्यों disproportionation reaction है? Because nitrogen undergo both oxidation and reduction. Okay. As nitrogen oxidizes from +4 to +5 and +4 to and undergo reduction from +4 to +2. ओके मगर जो आपने सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही थी सेकंड स्टेटमेंट में इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो है आप उसकी जगह पे आप जो है इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है उन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कहा Okay. ठीक है तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी नाइट्रोजन undergoes both oxidation and reduction ठीक है both oxidation and reduction okay तो ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का रीजन हो गया इसके बाद हमें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताना है तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम NO2 टू HNO3 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है +4 से +5 हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन occur and from NO2 to NO gain of electron occur ये बात क्लियर है सबको Yes. Yes. मुझे प्लीज 2 मिनट दीजिएगा ओके अच्छा जी यहाँ तक सबको क्लियर है Yes. okay now 2D the release of nitrogen monoxide into atmosphere causes atmospheric pollution okay state and explain the effect of nitrogen monoxide gas in contact with moist air
तो मॉइस्ट एयर का मतलब क्या है कि उस एयर में क्या चीज प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, मॉइस्ट एयर में क्या चीज वाटर, प्रेजेंट है? वाटर। वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। मॉइस्ट एयर मींस वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। तो अगर उससे कांटेक्ट में आ रही है तो इसका मतलब है, इंडिकेशन हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में ही मिल रही है कि NO रिएक्ट्स विद वाटर, और अगर वाटर से रिएक्ट कर रही है तो एसिड फॉर्म करेगी और उसके रिजल्ट में क्या होगा? एसिड रेन कॉज करेगी, ठीक है। और उसके अलावा क्या कॉज करती है? फोटोकेमिकल स्मोक भी कॉज करती है। NO causes acid rain, ठीक है। ये क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके। The nitric acid made in stage 3 can be reacted with ammonia to form ammonium nitrate. ओके, ठीक है। स्टेज 3 आपको यहाँ पे दिखा दिया और उसे अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म कर रहे हैं। Calculate the volume of nitrogen dioxide measured at room temperature and pressure required to make 40 tons of ammonium nitrate. आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है, NO2 का, जो कि 40 टन अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए यूज हो रहा है। यानी कि आपको गिवन ये है और पूछा NO2 के बारे में जा रहा है। ये बात यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी, ये क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, अब NH3 सॉरी अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हमें रेशियो बनाना है। तो कोई मुझे बता सकता है क्या रेशियो बनना चाहिए? 1:1. नहीं, फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना निट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है? 2. 3 मोल्स से 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट? Yes. और सेकंड रिएक्शन में उन 2 मोल्स में से कितना यूज हो रहा है? 1. 1 मोल। तो अगर 1 मोल निट्रिक एसिड फॉर्म यूज हो रहा है, तो अगर मुझे 1 मोल निट्रिक एसिड चाहिए तो NO2 के कितने मोल्स होने चाहिए? 1.5 होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 मोल्स थे तो NO के 3 मोल्स थे, तो अगर निट्रिक एसिड के 2 की जगह उसके हाफ हो जाएंगे तो NO2 के भी मोल्स हाफ हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? Yes. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेशियो में मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल निट्रिक एसिड फॉर्म करने के लिए, सॉरी अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म करने के लिए मुझे 1.5 मोल्स NO2 चाहिए। ये बात क्लियर है? Sure. 1.5 NO2 रिएक्ट हो रहा है तो फिर 1.5 NH4NO3 बनाएगा। नहीं, देखें 3 मोल्स 2 मोल्स बना रहे हैं ना। अगर आप इक्वेशन देखें ऊपर वाली तो ये सर मैं उसमें, सेकंड स्टेप की बात कर रही हूँ। ये सॉरी 1.5 NO2 यूज कर रहे हैं हम लोग सेकंड रिएक्शन में। सेकंड रिएक्शन में तो पहले NO2 1 यूज यूज ही करें नहीं हो तो रहा। सेकंड रिएक्शन में देखें HNO3 हाँ, यूज हो रहा है, ठीक है ना। अगर सेकंड रिएक्शन में NO2 यूज हो रहा होता तो हम डायरेक्टली वही रेशियो ले लेते जो NO2 और NH4NO3 का था। ये बात क्लियर है? जी, आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर, यस सर। ओके, सो 1 मोल से 1.5, 1 मोल NH4NO3 बनाने के लिए मुझे NO2 कितना चाहिए? 1.5 मोल चाहिए। अच्छा, अब आगे चलें। हमें अमोनियम नाइट्रेट का क्या गिवन है? मास गिवन है,
तो मैं उस मास से अमोनियम नाइट्रेट के मोल्स निकाल सकता हूँ, बट मोल्स निकालने के लिए मुझे मास किस में चाहिए होगा, ग्राम्स में चाहिए होगा, और ये 40 टन्स हैं, तो 40 टन्स को मैं 1000 टाइम्स 1000 करूंगा ताकि वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाए, और नीचे अमोनियम नाइट्रेट का mr। तो देयर आर 2 अमोनिया which means 28, 4 हाइड्रोजन्स which means 4 and 3 ऑक्सीजन्स which means 48। तो ये मुझे जरा सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आ रहा है? 500। 500। Yes. ओके एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक है। 1 टन में 1000 kg होते हैं और हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, और इट मींस ट्वाइस हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो है टन्स ग्राम में कन्वर्ट होगा। अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो केजी में कन्वर्ट होगा, और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्राम में कन्वर्ट होगा। तो अब जरा बताइए क्या आ रहा है आंसर? जी, ये कन्वर्जन क्लियर है सबको? जी, कन्वर्जन क्लियर है सबको? Yes, sir. Sir, ओके इसका जरा मुझे आंसर 500 एक्सपोनेंट 3 आता है। 500 एक्सपोनेंट 3। ये मेरे पास मोल्स आ गए अमोनियम नाइट्रेट के। तो अगर अमोनियम नाइट्रेट के ये मोल्स हैं, तो NO2 के मुझे कितने मोल्स चाहिए इसको बनाने के लिए? x। तो अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगी? 1.5 टाइम्स 500 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 1। क्या आंसर आ रहा है? 750,000। 750,000 मोल्स। और ये मोल्स किसके आए? NO2 के आए। मुझे NO2 गैस है और उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24। तो मोल्स आर 750,000 टाइम्स 24, तो वॉल्यूम मुझे डेसीमीटर क्यूब में मिल जाएगा। यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं किया हुआ, जरा मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आंसर आ रहा है? 432 एक्सपोनेंट 6। जी दोबारा बताइएगा आंसर। 432 एक्सपोनेंट 6। 432। एक मिनट, नहीं सॉरी, 18 एक्सपोनेंट 6। 75 टाइम्स 24, 430 नहीं आ सकता। 1800, 18 एक्सपोनेंट 6, राइट? यस। 18 एक्सपोनेंट 6 डेसीमीटर क्यूब। जी ये पार्ट सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। सर ये वापस समझाने वाला पार्ट। कहाँ से आपको समझ में नहीं आया? सर ये जो रेशो से समझ नहीं आया। ओके देखें, अगर आप ये दोनों रिएक्शंस देखें तो NO2 फर्स्ट रिएक्शन में यूज हो रहा है, और फर्स्ट रिएक्शन में उसके 3 मोल्स निट्रिक एसिड के 2 मोल्स बना रहे हैं। और मैंने निट्रिक एसिड क्यों पॉइंट आउट किया? क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन जो आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसमें से निट्रिक एसिड सेकंड रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है।
और सेकेंड रिएक्शन में उसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, जिसके रिजल्ट में अमोनियम नाइट्रेट का 1 मोल फॉर्म हो रहा है। ये बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, हमें उन्होंने अमाउंट अमोनियम नाइट्रेट की प्रोवाइड की है और वो हमसे क्वांटिटी पूछ रहे हैं कि ये अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना यूज करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई? जी सर। तो अगर यहाँ पे 1 मोल यूज हो रहा है निट्रिक एसिड, तो इसका मतलब है अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में निट्रिक एसिड को अज्यूम करूं कि 1 मोल होगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी भी हाफ हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई? जी सर। या नहीं हुई? नहीं सर, समझ आ गया। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ से ये बात पता चल। जी क्लियर है सबको? यस। स्टेट 1 यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? अमोनियम कंपाउंड्स का यूज So use of fertilizer. फर्टिलाइजर्स। जिस भी कंपाउंड में अमोनियम प्रेजेंट है वो सारे कंपाउंड्स एज अ फर्टिलाइजर यूज हो सकते हैं। Sir, means कि आप बता सकते हैं आपने रिवर्जन कैसे की है? 40,000 दोबारा नहीं होना पूछेंगी चाहिए। आप? आपकी मुझे नहीं आपकी बात समझ में हेलो आ रही है, सर, आपकी आपको आवाज आवाज आ बहुत रही? ज्यादा वो हो रही है। जी आ रही है। सर सर आपको आवाज आ आपकी रही? आवाज बिल्कुल अब आ रही है। सर क्या कहते हैं 40 को आपने 2 दफा 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ओके, आपको देखें ऊपर कन्वर्जन क्या दी गई है? 110 इज इक्वल टू 1000। 1000 वॉट केजी, राइट? यस सर। जब भी हम मोल्स यूज करते हैं, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जो हम मास ओवर एमआर करते हैं, तो इन दोनों का यूनिट क्या होता है? बेसिकली ग्राम्स होता है। ठीक है, यस सर। तो आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर 1 टन है जो कितने केजीज के इक्वल है? 1000 केजी के इक्वल है। ठीक है, यस सर। तो 40 टन किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा। अब मैं एक्स निकालने के लिए क्या करूंगा? 40 टाइम्स 1000 करूंगा। तो अब मेरे पास सर जो मुझे आएगा समझ वो आ क्या गई, आएगा? मुझे लगा केजीस में होता है, मुझे समझ आ गया। ठीक है, तो इसलिए हमने यस 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम जो है ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकें। यस तो अभी थैंक यू यहाँ पे सर। हमारे पास ग्राम्स आएगा, फिर मैं इससे दोबारा 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी ग्राम्स नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास केजी में आएगा, और फिर फर्दर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो आंसर होगा वो किस में होगा? ग्राम्स में होगा। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सुक्रोज C12H22O11 reacts with water to form glucose and fructose in reaction A। तो अब देखें, सुक्रोज का आपको फॉर्मूला ये प्रोवाइड किया हुआ है, वाटर से रिएक्ट करने के बाद वो 2 कंपाउंड्स में ब्रेक हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं जिसमें वाटर्स के एडिशन पे एक मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाए? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, वेरी गुड। जब भी ऐसा रिएक्शन होगा तो हम उसका आंसर, अगर उन्होंने टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा है तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। ये क्लियर है सबको? यस जी सर। Okay. Explain in detail why glucose and fructose are a pair of structural isomer. Your answer should refer specifically to these two molecules. अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अच्छा, ग्लूकोज का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? C6H12O6, राइट? यस तो सर। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा। सेम। ठीक है, तो
अगर उन्होंने रेफर ही इन दोनों को स्पेसिफिकली बोला है तो हम यहाँ पे इसको इसी तरह लिखेंगे कि बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर formula and that is C6H12O6. ये बात क्लियर है? यस जी सर। अब दूसरा पार्ट क्या होता है आइसोमर की डेफिनेशन का कि बट इट हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 ही कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 जो है बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप है, राइट? जी सर। ये बात क्लियर है? यस जी सर। तो आप स्टेटमेंट साथ क्या लिखेंगे कि बोथ हैव different structure because of difference in position of C double bond O group या फिर carbonyl group. Yes, is this clear to everyone? जी सर। Okay. Reaction A occurs faster in the presence of an enzyme. This is reaction B. अच्छा, उन्होंने बताया कि ये जो रिएक्शन A अगर होगा, ये रिएक्शन A है जो कि एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, फास्टर हो रहा है। अब वो बात कर रहे हैं कि हम रिएक्शन बी की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअली इस स्टेटमेंट को फर्दर क्लैरिफाई करें कि अगर रिएक्शन ए को हम एंजाइम की प्रेजेंस में करें, यहाँ पे एंजाइम नहीं ऐड हुआ हुआ, राइट? तो रिएक्शन जिस स्पीड से हो रहा है, बट अगर इसी रिएक्शन में मैं एंजाइम ऐड कर दूं तो वो रिएक्शन फास्टर होगा और मैं उस रिएक्शन को क्या नेम दूंगा, रिएक्शन बी का नेम दूंगा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। The activation energy for the reaction B is plus 29 kilojoule per mole. Predict the value of activation energy of reaction A. तो reaction A की activation energy क्या होगी? लो हायर हायर होगी। तो उन्होंने वैल्यू प्रिडिक्ट करने को बोला है, तो आप इससे हायर वैल्यू कोई भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 40 किलो जूल पर मोल या फिर पॉजिटिव 35 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? सर एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए? बेटा रिएक्शन बी एंजाइम वाला था और रिएक्शन ए विदाउट एंजाइम वाला था, तो एक्टिवेशन एनर्जी बड़ी ज्यादा होगी ना रिएक्शन ए में, क्योंकि रिएक्शन ए में एंजाइम नहीं था तो रिएक्शन स्लो हो रहा होगा। बट जब रिएक्शन ए में एंजाइम ऐड किया तो वो फास्ट हो गया और उस रिएक्शन को हमने रिएक्शन बी का नेम दिया है। क्लियर है ये बात या अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं, हाँ समझ आ गए। ओके, द एंथैल्पी चेंज फॉर द reaction A is minus 14 kilojoule per mole. Predict the value for the enthalpy change for reaction B. जी reaction B की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि कैटलिस्ट या एंजाइम ऐड करने से इंथैल्पी चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपका एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है। तो रिएक्शन जो एनर्जी नेट एनर्जी चेंज है, वेदर कैटलिस्ट इज एडेड और नॉट, इट रिमेन्स द सेम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस Okay. Now, sketch a labeled energy level diagram for reaction B. Use relevant values from C1 and C2. Okay. C1 में हमने एक्टिवेशन एनर्जी प्रिडिक्ट की थी जो पॉजिटिव 40 थी और C2 में हमने इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट किया जो -14 था। ये बात क्लियर है सबको? जी सर। ओके, तो -14 है जिसका मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी लोअर होगी रिएक्टेंट से।
और कुछ इस तरह का हम ग्राफ बनाएंगे। जी ये बात क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? रिएक्टेंट हमारा क्या था? सुक्रोज प्लस वाटर, और प्रोडक्ट क्या थी? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, राइट? इंथैल्पी चेंज क्या होता है रिएक्टेंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक, जो कि हमने क्या मेंशन किया है? +40, तो हम यहाँ पे वही +40 वैल्यू लिखेंगे। और रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक क्या होता है हमारा? इंथैल्पी चेंज होता है। वो एक्टिवेशन एनर्जी थी, तो इंथैल्पी चेंज हमारा क्या है? -14 है। ये बात क्लियर है सबको? जी सर। Yes. Okay. 1 gram of sucrose C12H22O11 is completely combusted. The heat energy produced is used to increase the temperature of 250 gram of water inside a calorimeter from 25 to 25 degrees Celsius to 40.7 degrees Celsius. This data can be used to calculate the enthalpy change of combustion of sucrose. Okay. Explain what is mean by the term enthalpy change of combustion of sucrose. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जस्ट एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन नहीं बोला, इन्होंने एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ सुक्रोज बोला है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of sucrose burns in excess oxygen ठीक है। तो जब 1 मोल सुक्रोज का एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न होगा तो उस इंथैल्पी चेंज को हम इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ सुक्रोज कहेंगे। ये क्लियर है सबको? जी सर। Yes. यूज द डाटा बुकलेट टू कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज इन किलोजूल पर मोल फॉर द कंबस्शन ऑफ सुक्रोज। अज्यूम दैट all of the heat energy produced is transferred to the water. Show your working. Okay. अब देखें आपको गिवन क्या क्या है। जी आपको सुक्रोज का मास गिवन है C11, नहीं C12 होता है, C12H22O11, और वो कितना है? 1.00 ग्राम है। इनिशियल टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ था? 25 डिग्री सेल्सियस। और फाइनल टेम्परेचर कितना प्रोवाइडेड था? 40.7 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद आपको क्या प्रोवाइडेड है? मास ऑफ वाटर, जो कि कितना है? 250 ग्राम्स। ये बात क्लियर है? तो जब भी हमारे पास इनिशियल फाइनल टेम्परेचर, जिस सब्सटेंस को रिएक्शन हो रहा है उसका मास और वाटर का मास प्रोवाइड हो, तो हम उस वक्त इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने के लिए कौन सी एक्सप्रेशन यूज करेंगे? ये यूज करेंगे mc डेल्टा t ओवर n, जहाँ पे n जो है वो किसका मास है? वाटर का मास होता है हमेशा, और जो नीचे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो उस रिएक्टेंट के होते हैं जो रिएक्ट कर रहा होता है, जो कि इस केस में क्या है? सुक्रोज है। सर माइनस एक्सोथर्मिक की वजह से। नहीं, माइनस इसलिए क्योंकि देखिए टेम्परेचर चेंज क्या होगा, अगर आप डेल्टा टी कैलकुलेट करें, एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, बट Yes, टेम्परेचर sir. चेंज आपका
पॉजिटिव में आएगा तो इंथैल्पी चेंज को एक्सोथर्मिक बनाने के लिए हम हमेशा अगर इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे होंगे पूरी इस एक्सप्रेशन को, तो हम माइनस का साइन प्लेस करेंगे सर ताकि जो है एंडोथर्मिक डेल्टा रिएक्शन है तो नहीं एंडोथर्मिक नहीं होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अच्छा हीट कैलकुलेट क्योंकि देखें टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर वैसे मैं 40 कह है रही और हूँ, इनिशियल टेम्परेचर, अगर अगर एंडोथर्मिक हाँ होता तब हाँ, तो तब भी ये नेगेटिव होगा। उस केस में क्यों नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन तब भी होगा क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू उस वक्त नेगेटिव में आएगी, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ओके। माइनस मास ऑफ वाटर कितना है 250, सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके लिए डेटा बुकलेट को यूज करने का बोला है, जो कितनी होती है 4.18 होती है। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा 40.7 माइनस 25 डिवाइडेड बाय एन क्या है, मोल्स हैं सुक्रोज के, तो सुक्रोज का मास 1.00 है डिवाइडेड बाय इट्स मोल। जरा मोल्स एमआर कैलकुलेट डिवाइड बाय इट्स एमआर कैलकुलेट करें। आई थिंक 342 होता है, कोई मुझे कंफर्म करेगा। 144 कार्बन का मास हो गया, 22 हाइड्रोजन हैं और 11 ऑक्सीजन है, सो 160 एंड 176 2 1 4 5 6 7 7 एंड 7 जी 342 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। -6456। आई थिंक दोबारा कैलकुलेट करें। -56। बस -56 आया नहीं सर, आगे भी है। जी, -56 -56 11 11 023। 023 ये हमारे पास आया जूल्स में। अगर मैं इसे डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो बेसिकली ये क्या है, जूल पर मोल है, और हमारे पास आंसर देखें यूनिट जूल पर मोल दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय 1000 करूंगा। डिवाइड बाय अगर आप 1000 करें तो आपके पास हो जाएगा -5611.0 किलो जूल पर मोल। सो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे -5611.0। ये क्लियर है सबको? जी सर। यस ओके, अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके, आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। इंशाल्लाह कल क्लास होगी, मैं टाइम कंफर्म कर दूंगा, इधर 11 होपफुली 11 पे ही स्टार्ट करेंगे, और फिर हम ये वाला अगला ऑर्गेनिक का पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद अगर टाइम हुआ तो कल ही हम जो है विंटर 2020 का पेपर 2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जी सही है सबको? जी सर। यस सर यस चलें, ओके देन, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।